मेरा नमस्कार। मैं कोशिश करूंगा कि एक पूरे सैनिटेशन के बारे में जो एज ए कंट्री हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसे बनी और कैसे आज हम आज के समय में कैसे हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो सबसे पहले तो 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तो सैनिटेशन, वाटर, हाइजीन ये सब तो प्रायोरिटी का सब्जेक्ट ही नहीं था। यंग नेशन था, डेवलपमेंट की बात हो रही थी, इंडस्ट्री लगाना है, रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट साइड को कंप्लीटली उस समय प्रायोरिटी में नहीं रखा गया, जिसके कारण क्या हुआ कि 1947 में मैटरनल मोर्टिलिटी रेट इंडिया में 1 लाख लाइव बर्थ में 2000 था। काफी बड़ा नंबर था 1947 में। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी 150 प्लस था 1947। ये स्थिति भी 80s 90s तक बहुत चेंजेस नहीं आया। 84 में आके मैटरनल मोर्टिलिटी रेट 1000 के नीचे आ गया था और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी 100 के आसपास चल रहा था। तो इस 30 साल में क्या हुआ, क्यों हम, जबकि बाकी हमसे भी जो पुअर कंट्रीज थे रिसोर्स के मामले में, दे वर डूइंग मच बेटर देन अस। इवन बगल में बांग्लादेश में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था सैनिटेशन में, तो ओवरऑल एक तो सिविलाइजेशनल इश्यूज था हमारे साथ कि ओपन डिफिकेशन को खराब नहीं माना जाता था। खुले में शौच जा रहे हैं गांव में, अपने खेत में लोटा लेके गए, और वो एक तरह का कल्चरल ये था। उधर से लौटते हैं लोग तो गपशप करते हुए, बातचीत करते हुए चले आ रहे हैं। तो एक तो वो था कि सोसाइटी ने मोर और लेस ओपन डेफिकेशन को, खुले में शौच की प्रवृत्ति को एक्सेप्ट किया हुआ था। लेकिन हम भूल जा रहे थे कि महिलाओं को बहुत दिक्कत होती थी खुले में शौच के लिए। एक पर्टिकुलर टाइम होता था, पुरुष तो कभी भी चले जाते थे, महिलाएं या तो सूरज उगने के पहले जाती थी या सूर्यास्त के बाद जाती थी। तो ये सब धीरे धीरे जो अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू हुई, फिर भी पानी को हम अलग देखने लगे, सैनिटेशन को अलग देखने लगे और हाइजीन को अलग देखने लगे। कभी भी एट ए नेशनल लेवल पॉलिसी मेकर्स ने वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन को इंटीग्रेटेड रूप से नहीं देखा, जिसकी वजह से क्या होता था कि वाटर में अगर हम किसी एरिया में अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन सैनिटेशन अगर पुअर है तो जो बेनिफिट हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता। फिर अगर हम सैनिटेशन वाटर भी कर लिए और हाइजीन पुअर है तो हाइजीन में भी नहीं मिलता। तो करीब करीब 30 साल समय लगा हम अब इंडिया को, भारत को ये समझने में कि कम से कम वाटर एंड सैनिटेशन और को एक साथ हमें देखना पड़ेगा। तो पहली बार 1986 में सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम लाया गया, जिसमें ये जोर दिया गया कि अब गांवों में शौचालय का निर्माण हो, जहां लोगों के पास शौचालय नहीं हो उनको शौचालय दिया जाए। अगेन आप देखेंगे कि यहाँ पर फोकस हाइजीन पर नहीं था। पानी के साथ थोड़ा सा इंटीग्रेशन CRSP 1986 में हुआ, लेकिन वो एक सप्लाई ड्रिवन अप्रोच था। उसमें आपको शौचालय क्यों इस्तेमाल करना है, क्यों आप खुले में शौच नहीं जाएंगे, तो इसका आप ये जो मानसिकता थी हमारे 300-400 सालों से खुले में शौच करने की, उसको कैसे बदलें, इसका कोई जिक्र नहीं था। ये एकदम नंबर्स था कि बिहार को 10,000 बनाना है, कर्नाटका को 20,000 बनाना। इट वाज ए नंबर ड्रिवन अप्रोच कि भाई आप टॉयलेट बनाइए। काफी पैसा बर्बाद हुआ 13 साल में, 1986 से लेके, और 1986 में जब सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम आया था तो उस समय आपको आश्चर्य होगा कि इंडिया में रूरल एरिया में टॉयलेट का कवरेज सिर्फ 8% था। 92% हाउस होल्ड खुले में शौच जाते थे, सिर्फ 8% हाउस होल्ड, वो भी उन गांवों में जो गांव के जो 10 या 15 जो बड़े परिवार होते थे उनके यहाँ शौचालय हुआ करता था, बाकी कहीं शौचालय नहीं होता था। तो फिर 13 साल के बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, जो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स थे उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा था। तो हुआ कि भाई क्यों नहीं हो रहा है, तो उस समय ये डिसाइड किया गया कि हम लोगों ने हाइजीन को छोड़ दिया इसमें। तो एक बड़ा विस्तृत प्रोग्राम
जिसको कि हम टोटल सैनिटेशन कैंपेन के नाम से जानते हैं, 1999 में भारत सरकार ने शुरू किया। उसमें एक बड़ा सा पोर्शन, एक बड़ा सा बजटरी सपोर्ट डाला गया अवेयरनेस कैंपेन के लिए, ये जो माइंडसेट चेंज करने के लिए कि आप बाहर क्यों। तो आप देखेंगे कि नंबर्स उसमें थे इंपॉर्टेंट, लेकिन 30% पूरा प्लान आउटले डाला गया कि लोगों को जागरूक किया जाए, अवेयर किया जाए, पंचायतों को जोड़ा जाए, महिलाओं को जोड़ा जाए। और ये बात निकल के सामने में आई कि भाई सैनिटेशन, पुअर सैनिटेशन से तो सबसे ज्यादा अफेक्ट महिलाओं को ही हो रहा है। तो 1999 में अगर आप कहेंगे तो इंडिपेंडेंट इंडिया में करीब करीब 40-42 साल के बाद पहली बार एक सही डायरेक्शन में प्रयास किया गया कि हम सैनिटेशन को, तब तक ये क्लियर हो चुका था कि वाटर सैनिटेशन हाइजीन को हमें एक साथ देखना है। और इसके अब जो आगे हमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या एमएमआर या बाकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर बढ़ोतरी करनी है तो हम इसी के टोटल सैनिटेशन कैंपेन में। लेकिन हुआ क्या फिर कि वो 30% अवेयरनेस में गया और फिर जैसे सरकारी प्रोग्राम चलता है फिर टॉयलेट पर ही जोर हुआ। फिर 2009 में, तो उस समय तक हमारी अंडरस्टैंडिंग भारत सरकार के स्तर पर, पॉलिसी लेवल पर यह हो चुकी थी कि अगर सैनिटेशन, हाइजीन और वाटर को एक साथ जोड़ते हैं तो जिसको हम लोग अपने लोगों को समझाने के लिए कहते हैं 5 फिंगर्स, 5F, 5F होता है, जिसमें पहला है कि फेकल मैटर को इस 5 रास्ते से रोकना है। पहला तो फिसेज हो गया, फिंगर हो गया, फिर वो जब मैदान में हम जाते हैं तो वहां से वो कंटेमिनेट करता है, फिर खाने के माध्यम से कंटेमिनेट करता है, मक्खियां उड़ के कंटेमिनेट करती हैं, और 5वां जब फ्लड आता है तो वहां से फिकल मैटर निकल। तो ये जब तक इस 5 बैरियर्स के लिए हमारे पास इफेक्टिव प्रोग्राम नहीं होगा तब तक हम सैनिटेशन को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये अंडरस्टैंडिंग 2003-2004 तक नीति आयोग और भारत सरकार के स्तर पर बन गई। लेकिन फिर भी अगला 3-4 साल लग गया उसको पुनः नए प्रोग्राम में लाने के लिए। तो फिर 2009 में एक बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम आया जिससे कि भारत का नक्शा आज बदला है, जो तो निर्मल भारत, निर्मल ग्राम परियोजना कहते थे। उसमें यह जोड़ दिया गया कि टॉयलेट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो एक पीरियड था जब मैं यूनिसेफ के साथ दिल्ली में जुड़ा हुआ था। काफी मेरे भी अपने जीवन का वो एक अच्छा पल था। 2-3 साल मैं यहाँ था, तो पॉलिसी लेवल पर सरकार के साथ कि भाई टॉयलेट से अब नजर हटाइए, टॉयलेट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप खुले में भी शौच जाते हैं और अगर उसको ढक देते हैं तो वो कम डैमेज करता है, बशर्ते कि अगर आप टॉयलेट में अगर अनहाइजीनिक वे से टॉयलेट को यूज करते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग के तहत ओपन डेफिकेशन फ्री कंसेप्ट पहली बार भारत में लाया गया, जिसमें यह कहा गया कि हमको टॉयलेट नहीं चाहिए, हमें उस गांव को कंप्लीटली खुले में शौच से मुक्त करना है। जिनके पास टॉयलेट है वो टॉयलेट में जाइए, आपके पास टॉयलेट नहीं है तो आप गड्ढा खोद लीजिए, गड्ढा में जाइए और उसको मिट्टी से भर दीजिए। सो दैट कि मैंने आपको बताया कि जो फ्लाई का जो कंपोनेंट है, और ये बड़ा काम किया। जब हम लोग उस पीरियड में जब गांव में काम करते थे, जो बड़े परिवारों में जाते थे, तो वो हमें दिखाते थे कि देखिए हम तो 50,000 में ये सेप्टिक टैंक बनाए हैं। तो मैं कहता था कि मक्खियां तो आ ही रही हैं आपके उस टोला से, तो मक्खी को कैसे रोकेंगे आप तो अभी भी अनहाइजीनिक हैं, आप 50,000 या 1 लाख। तो ये जो कंसेप्ट है, तब उनको गांव के जो लोग थे उनको लगने लगा कि हम तो अपना अट्टालिका बना लेंगे, लेकिन जो बगल के टोला में ओपन डेफिकेशन हो रहा है वहां से मक्खियां आती हैं, मल लेके आती हैं और हमारे खाने में लगा देती हैं, तो हम भी बीमार पड़े। तो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगरिंग पॉइंट इन इंडिया। इंडिया के सारे राज्यों में ये ट्रिगर बहुत स्ट्रांगली किया कि हम दूसरे का मल खा रहे हैं। इनफैक्ट हम ओपन में डिफिकेट कर रहे हैं, मक्खी वो मल ला रही है, मेरे खाने में या पानी में गिरा दे रही है और हम उसको पी ले रहे हैं, और इसी से हमारी तो ये ट्रिगरिंग पॉइंट था ओपन डिफिकेशन फ्री कंसेप्ट का, जिसमें कि काफी
काम हुआ। और मैं आज आपको बता दूं कि आज के दिन में करीब करीब जो 84 में 8% परिवारों के पास सिर्फ शौचालय था, आज शौचालय की गणना हम नहीं करते हैं, 70% गांव ओपन डेफिकेशन फ्री है। ये बड़ा नंबर है इंडिया के लिए। 70% गांव में ओपन डे। तो इसमें काफी काम हुआ, काफी अवेयरनेस पर काम हुआ। इसमें स्क्वाड बनते थे गांव में, गांव के लोग बनाते थे, महिलाएं बनाती थी। वो सुबह में व्हिसिल लेके गांव में जाती थी कि जो ओपन डिफिकेट करता था वो सीटी बजा देती थी, उनको पेनाल्टी लगता था। तो काफी तरीके का जो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो गया। तो इसमें ये काफी इसमें बढ़ोतरी हुई इसमें। तो अब मैंने बताया कि वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट तक तो हम आ गए, लेकिन हमारी मानसिकता क्या थी? इसमें सारे हम लोग काम करने वाले जो थे वो कहीं ना कहीं अर्बन से इन्फ्लुएंस थे, यूरोपियन सिस्टम से इन्फ्लुएंस थे। तो वो सिस्टम था फ्लश एंड फॉरगेट, आप पानी डालिए और वो निकल जाएगा। टोटल सैनिटेशन कैंपेन में और निर्मल ग्राम भारत में कई अच्छे अच्छे टॉयलेट के मॉडल्स को प्रदर्शित किया गया, जो सक्सेसफुल भी था। एक पाठक जी का, बिंदेश्वर पाठक जी का सुलभ शौचालय था, जिसमें पानी की जरूरत कम होती थी, डबल पीट था, एक पीट भर जाए दूसरा यूज करिए, 1.5 साल के बाद उस पीट का वो खाद मैन्योर हो जाता था, खाद को यूज करना। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, 2013-14 में आते आते ये होने लगा कि गांव वालों को लगने लगा कि ये शहर वाले लोग खुद तो वो फ्लश लगाते हैं, खुद तो पानी से डालते हैं, और हमको ये कोई लो रेटेड सिस्टम बता रहे हैं। तो एक तरीके का रिसेंटमेंट होने लगा, और जिनके पास पैसा था वो उसमें वो अपने यहाँ भी फ्लश लगाने लगे। उससे क्या हुआ, वो पीट लैट्रिन तो फ्लश के लिए बना नहीं था, वो तो फ्लश कर देते थे, वो 1 महीना में ही पीट भर जाता था, और पीट से वो ओवरफ्लो करके वो आसपास के सारे चीजों को कंटेमिनेट कर देता था। तो अगला चैलेंज उसके बाद ओपन डेफिकेशन फ्री में ये हुआ कि अब उन ड्रेनेज को कैसे मैनेज किया जाए। तो 13-14 आते आते फिर ड्रेनेज का काम शुरू हुआ। पिट लैट्रिन से जो वो निकलता था उसको कैसे हम ठीक से ट्रीट करें और फिर उसको छोड़ें। तो नतीजा क्या हुआ कि धीरे धीरे, पहले मैं कहता था लोगों को कि अगर फ्लश वाली टॉयलेट पूरे इंडिया में आप 150 करोड़ लोगों को दे दीजिए तो वो कहाँ ट्रीट कर पाएंगे आप, इतना ज्यादा आपको सीवेज आ जाएगा और आपके पास रिसोर्सेज नहीं है ट्रीट करने का। तो उस समय लगता था कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि लोग खुले में शौच जा रहे हैं, कम से कम उतना मिलियंस ऑफ लीटर ऑफ सीवेज तो आपको नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये 2013-14 आते आते ये स्थिति दुरू हो गई। अब गांव में लोग अपना भी पीठ भर जाने के बाद वो निकलना बंद कर दिए कि नहीं हम नहीं छुएंगे। वो एकदम शहर वाली मेंटेलिटी हो गई कि हमको आप सीवेज लाइन दीजिए या सेप्टिक टैंक में जोड़ दीजिए। तो एक अजीब स्थिति हो गई। अभी अगर आप गांव जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक छोटे ट्रैक्टर माउंटेड पर एक आपको, वो हम लोग उसको अपने भाषा में हनी भी कहते हैं, वो घूमते रहता है, वो ट्रॉली लेके वो सारे पिट लैट्रिन से उसको सोख कर लेता है और कहीं गांव से 4-5 किलोमीटर जाके उस फ्रेश स्क्रीटा को गिरा देता है। तो गांव क्या हुआ कि एक तरफ तो हम खुले में शौच से मुक्ति पा गए, लेकिन दूसरी तरफ हम फंस गए हैं कि इतने बड़े को कैसे ट्रीट किया जाए। तो इसी दरमियान मुझे हमेशा महात्मा गांधी का वो चीज हमेशा याद आता था, और महात्मा गांधी ने सैनिटेशन पर बहुत काम किया था। लेकिन हमने जैसा बताया कि हम लोग अपने ट्रेडिशनल विजडम को भूल गए थे सैनिटेशन। महात्मा गांधी कहते थे टट्टी पर मिट्टी, और ओपन डेफिकेशन फ्री में यही था कि तुम जाओ अपने खेत में, लेकिन शौच को खुला मत छोड़ो, शौच को मिट्टी से ढक दो कि उसमें से फ्लाई लेके नहीं आएंगे। तब इसी कंसेप्ट पर एक बात शुरू हुई कि भाई इसमें कौन सा लिंक छूट गया है। तो इसमें वाटर जोड़ दिए हम लोग, सैनिटेशन आ गया, हाइजीन आ गया, इसमें रिसोर्स यूटिलाइजेशन छूट गया था। हम एक्चुअली लूप को बंद नहीं कर रहे थे। हम मैदान में जा रहे थे, फिकल मैटर, हम खाना खाते थे, खाना खाने के बाद शौच किए
और वो लाइन कट गया, हम उसको रिसाइकिल नहीं करते थे। तो कोई भी सिस्टम सस्टेनेबल तब होगा, कोई भी सिस्टम इको फ्रेंडली तभी होगा जब हम उस लूप को बंद कर देंगे। तो ये पूरा जो कंसेप्ट है, जिसको इकोलॉजिकल सैनिटेशन कहिए, प्रोडक्टिव सैनिटेशन कहिए, सस्टेनेबल सैनिटेशन कहिए, वो कहता है कि कोई भी चीज वेस्ट नहीं है। जो ह्यूमन वेस्ट निकलता है, इट हैज वैल्यू एंड वी नीड टू रिसाइकिल दैट वैल्यू। तो उसी पर ये पूरे कंसेप्ट पर इकोलॉजिकल सैनिटेशन का काफी लार्ज स्केल पर इंडिया में पायलट किया गया। और शुरू के दिनों में जब बीजिंग ओलंपिक हो रहा था तो मैं चाइना में ही था, और पहली बार लार्ज स्केल पर बीजिंग एयरपोर्ट पर वाटरलेस यूरिनल का पायलट जो हुआ था उसमें मैं शामिल था। तो आप वहीं से स्टार्ट हुआ, जब चाइना ने जब लार्ज स्केल पर वाटरलेस यूरिनल का जब पायलट किया बीजिंग एयरपोर्ट पर, तब आप देखेंगे भी दुनिया के किसी भी बड़े एयरपोर्ट पर आप जाइए, एम्स्टर्डम जाइए या कहीं जाइए, आपको पता नहीं चलेगा, बट द यूरिनल्स आर एक्चुअली वाटरलेस यूरिनल। उसमें एक डिफरेंट तरह का ऊपर में लिक्विड रहता है। द मोमेंट यू यूरिनेट, वो उसके ऊपर वो लिक्विड आ जाता है, वो अडर को कंट्रोल कर लेता है और बाकी वो चला जाता है। तो धीरे धीरे ये कंसेप्ट जो है इकोलॉजिकल सैनिटेशन का शुरू हो गया। तो इसके पीछे जो पर्पस ये था कि अब आप देखिए कि प्रिंसिपल क्या था, इसके सिद्धांत ये थे कि नेचर से लिया गया था इकोलॉजिकल सैनिटेशन को। नेचर से इसलिए लिया गया था कि जब आप ओपन डिफिकेशन के लिए बैठते हैं तो 3 पोजीशन होता है। एक पोजीशन पर आप बैठते हैं जब आप फेकल मैटर को डिस्चार्ज करते हैं, यूरिन आपका आगे गिरता है, एंड व्हेन यू हैव टू वॉश आप थोड़ा फॉरवर्ड हो जाते हैं या बैकवर्ड हो जाते हैं। तो इसी कंसेप्ट पर ये निकल के सामने आया कि हम अपनी समस्या को बढ़ाते हैं इन तीनों को मिला के। अगर हम यूरिन को अलग ट्रीटमेंट करें, फेकल मैटर का अलग ट्रीटमेंट करें और वॉश वाटर का अलग ट्रीटमेंट करें, तो हम समस्या का समाधान कर सकते हैं, और इसकी वजह से हम पूरे रिसोर्सेज को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। तो यही बेसिक कंसेप्ट है इकोलॉजिकल सैनिटेशन का। और मैं थोड़ा सा कुछ आपको फोटो भी दिखाऊंगा। इंडिया में कई तमिलनाडु में जैसे काफी आप तिरुचिरापल्ली और वो सब एरिया है, वहाँ कुछ गांव ऐसे हैं जो ओपन डिफिकेशन फ्री भी हुए हैं और वहाँ सारे घरों में इकोलॉजिकल सैनिटेशन है। सो दे आर एक्चुअली रिसाइकलिंग इट। तो इस पर इकोलॉजिकल सैनिटेशन पर एक नॉलेज नोड है आईआईटी दिल्ली में है, एक नॉलेज नोड आईआईटी कानपुर में है, और एक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बेंगलोर में है, जहाँ की लार्ज स्केल पर यूरिन को कैसे हम एज ए फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं उस पर काम किया गया। तो मैं एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन है उसको दिखाता हूं। आप देख पा रहे हैं? हाँ, देख रहे हैं प्रकाश। तो आप देखेंगे कि इसका मैंने जान के जो इसका फ्रंट रखा है, वो रखा है कि एक बच्चा जो है गमला में यूरिनेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यूरिन में जो न्यूट्रिएंट है उसको रिसाइकिल किया जा रहा है। तो मैंने जैसे बताया कि क्लोजिंग द लूप बिटवीन सैनिटेशन एंड एग्रीकल्चर, ये जो एक इंटीग्रेशन छूट गया था वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, एनवायरनमेंट में, वो इसका लास्ट कड़ी है। और इसी को आप एग्रीकल्चर कहिए, इसी से हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे होइएगा कि फूड है और यहाँ पर पैथोजन डिस्ट्रक्शन करके हम न्यूट्रिएंट्स निकाल के और फिर उसको वापस हम फूड में डाल सकते हैं। तो एक तरीके से ये कंप्लीट रिसाइकलिंग है, जो ह्यूमन वेस्ट में जो एनपीके है उसको कैसे हम वापस फील्ड में डाल सकते हैं। इसका प्रिंसिपल यही है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो एक्सक्रीटा में है उसको इस्तेमाल करें, इससे पोल्यूशन का प्रिवेंशन होता है, रिडक्शन ऑफ वाटर यूज है, एंड रिसाइकलिंग ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैं जैसे आपको बता दूं कि एक फंक्शनल इकोसेंट टॉयलेट में पानी का इस्तेमाल नहीं होता है। तो अगर पानी का इस्तेमाल नहीं होता है तो आप ऐसे समझें कि करीब करीब आप एक आदमी साल में 15,000 लीटर वाटर को सेव कर रहा है अगर वो इकोलॉजिकल सैनिटेशन को यूज करेगा, बिकॉज वो फ्लश नहीं कर रहा है,
पानी की जरूरत नहीं है। और फेकल मैटर का अलग ट्रीटमेंट होगा, यूरिन का अलग कलेक्शन होगा, यूज होगा, एंड वॉश वाटर का अलग होगा। ये इंडिया के फील्ड के फोटोग्राफ्स हैं जो हमने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज के साथ जो हम लोगों ने पायलट किया था। आप देख सकते हैं उस पायलट का ये पिक्चर है। ये जो सिंटेक्स का टैंक है, इनफैक्ट इसमें यूरिन कलेक्शन है, यूरिन कलेक्ट किया हुआ है, और इसी के द्वारा वो ड्रिप इरिगेशन से यूरिन को का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, खासकर वाटर स्कार्स एरिया में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। जहां वाटर टेबल हाई है वहां यूज कर सकते हैं। रॉकी एरिया जहां पिट टॉयलेट या सेफ्टी टैंक बनाने का दिक्कत है वहां कर सकते हैं, बिकॉज ये सारा जमीन के ऊपर बनता है। फ्लड प्रोन एरिया में भी जहां पानी नीचे आ जाता है वहां इसको ऊपर बना सकते हैं। और दूसरा कि जहां किसान तैयार हैं कि हम इस ह्यूमन वेस्ट को यूज करेंगे फर्टिलाइजर में, वहां इसको लार्ज स्केल पर प्रमोट किया जा सकता है। ये अडेप्टिव है नेचर का, जरूरी नहीं है कि हर आदमी आइडियल इकोलॉजिकल सैनिटेशन ही करे। हम और आप किसी न किसी रूप से इकोलॉजिकल सैनिटेशन कर सकते हैं। आज के दिन में 2008 में तो स्थिति बहुत ये थी, कुछ भी नहीं था मार्केट में। आज के दिन में जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो वाटरलेस यूरिनल्स बनाती हैं, तो हम लोग अपने घर में वाटरलेस यूरिनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ वाटरलेस यूरिनल के इस्तेमाल करने से ही हम करीब करीब 7 से 8 हजार लीटर पानी का हर साल पर पर्सन बचा सकते हैं। अगर हम पूरा इकोलॉजिकल सैनिटेशन करते हैं तो ठीक है, लेकिन वाटरलेस यूरिनल के थ्रू हम इसको शुरू कर सकते हैं। इंडिया में भी अब आपको बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पर आप देखेंगे वाटरलेस यूरिनल्स का इस्तेमाल हो रहा है। और 2008 में भी हम लोग यहाँ पर यूनिसेफ के साथ मिलके दिल्ली एयरपोर्ट पर एक छोटा पायलट किए थे वाटरलेस यूरिनल का, जिसमें लोगों को पता नहीं चला था। जब बाद में हम लोगों ने सर्वे किया कि वो बता नहीं पाए कि ये वाटरलेस है, बिकॉज कोई महक नहीं था, कोई अडर नहीं था। तो ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको बचाता है और सब चीज को रिसाइकिल करता है। इसकी इकोनॉमिक बेनिफिट है, हेल्थ बेनिफिट तो है ही। इसका इनिशियल कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है पिट लैट्रिन से। पिट लैट्रिन आज के दिन में 20,000-25,000 रुपए बन जाता है, लेकिन एक अच्छा इकोसन टॉयलेट बनाने में थोड़ा उससे ज्यादा कॉस्ट पड़ेगा। और हर स्ट्रेटा के लोग, जैसे मैंने बताया कि हर आदमी अपने हिसाब से इसको अडेप्ट करके इकोलॉजिकल सैनिटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्वच्छ भारत मिशन में भी इसको इंक्लूड किया जा रहा है। और अब अगला जो फोकस है, अब जो मैं अभी नीति आयोग में 2-3 महीने पहले वहां सैनिटेशन ग्रुप से बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि भाई आप लोग अब गाड़ी में इलेक्ट्रिक व्हीकल, पावर में ग्रीन का बात कर रहे हैं, लेकिन सैनिटेशन को आप लोग ओडीएफ पर ही लाके छोड़ दिए हैं। सो नाउ वी नीड टू आल्सो थिंक ऑफ रिसोर्स रिसाइकिल, तभी जाके ये साइकिल पूरा होगा। तो एक कंसेप्ट पेपर वहां भी बन रहा है कि कैसे हम लोग इस रिसोर्स को यूटिलाइज करें। उसके बाद ये एक वेल डिजाइंड इकोसन टॉयलेट का एक मॉडल है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि एक कलेक्शन चेम्बर है जिसमें पाइपिंग है, यूरिन के लिए कंटेनर है, वेंटिलेशन लगा हुआ है। कोल्ड एरिया में जहाँ की ड्राई करने में दिक्कत होता है वहां सोलर पैनल लगाया जा सकता है। क्योंकि इसका पूरा कंसेप्ट ये है कि आप जब टॉयलेट जाते हैं फेकल डिस्चार्ज करने के बाद वहां पर पैडल सिस्टम रहता है, थोड़ा उसको आप दाब देंगे, थोड़ा सा ऐश गिर के उसको कवर कर देगा और धीरे धीरे वो डिहाइड्रेट कर जाएगा। और जब एक बंद हो जाएगा तो उसको आप 1 साल के लिए छोड़ दें, दूसरे पीट को यूज करें, और 1 साल के बाद जब ये पीट होगा वो पूरी तरीके से कंपोस्ट मैन्योर के रूप में हो जाता है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ये लोग करीब करीब पिछले 2000 सालों से इसको रिसोर्स को यूज कर रहे हैं। वहां कोई भी परिवार गांव में एक रत्ती भी फेकल मैटर है यूरिन को बर्बाद नहीं करता। तो दैट वाज, जब मैं चाइना में था
तो मुझे हाँ थोड़ा सा हाइजीन का इशू था, कभी कभी फ्रेश एक्सक्रीटा को भी वो फील्ड में डाल देते थे, लेकिन एक एक फैमिली दे वर यूजिंग इट, उनका सिस्टम ऐसा बना हुआ था कि वो अपने फेकल मैटर को ले जाके फील्ड में डालते थे। उस पर भी एक लार्ज स्केल स्टडी हुई स्विट्जरलैंड में, और मैं जिस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हुआ था, स्टॉकहोम एनवायरमेंट इंस्टीट्यूट के साथ, तो यूरिन के अगर आप यूरिन का किसी प्लांट के रूट में डालते हैं और 30 दिन के बाद अगर आप उसके फल को या उसकी पत्तियां को अगर आप यूज करते हैं तो पूरी तरीके से सेफ है 30 डेज। इनफैक्ट एक 21 दिन एक मैक्सिमम जो पैथोजन होता है जो 20 से 21 दिन में मर जाता है, तो उसको सेफ्टी रखते हुए 30 दिन का ये रूल बनाया गया है। मैं फंक्शनली करीब करीब 5000 से ज्यादा इकोसैन टॉयलेट्स को देखा हूं, घुमा हूं, उसको बनाने में सपोर्ट किया हूं। अगर उसको ठीक से मेंटेन किया जाए, फेकल चेंबर में अगर पानी नहीं डाला जाए तो कोई स्मेल नहीं होता है, कोई इंसेक्ट नहीं होता है, इट इज इजी टू यूज एंड क्लीन, और उसको इजी टू स्टोर, रिसाइकिल यूरिन एंड फेकल मैटर। ये सब जो फोटो मैं दिखा रहा हूं ये वर्किंग इकोसैन टॉयलेट्स हैं तमिलनाडु के। आप देख सकते हैं यहाँ ये पैन है जो मैं बता रहा था, 3 कंपार्टमेंट सिस्टम। पहला यूरिन है, जैसे ही आप बैठते हैं इसमें क्या है कि जैसे आप ओपन डेफिकेट करते हो आप वैसे ही बैठो, तो ये बीच वाला चेंबर में फीकल मैटर जाएगा, यूरिन आगे में जाएगा, एंड व्हेन यू हैव टू वॉश इट यू गो बिहाइंड, यू वॉश इट। तो तीनों चेंबर अलग बना हुआ है और तीनों का ट्रीटमेंट अलग होता है। ध्यान इसमें यही रखना होता है कि बीच वाले चेंबर में पानी ना जाए, पानी जाने से स्मेल, इंसेक्ट का प्रॉब्लम हो जाता है। ये सब वर्किंग इकोसैन टॉयलेट है। तमिलनाडु में काफी नंबर्स इसका बड़ा है, लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये सब देखिए कुछ हम लोगों ने उस समय पायलट किया था राजस्थान के डेजर्ट एरिया में, हाई एल्टीट्यूड में, लेह में भी, लेह लद्दाख में भी इसी से मिलता जुलता एक सिस्टम था उनके पास, लेकिन वो थोड़ा हाइजीनिक नहीं था। तो हम लोगों ने उनसे मिलके फिर उसको थोड़ा सा हाइजीनिक करके वहां भी इसको पायलट को किया वहां पर, और ये तमिलनाडु के हिल्स में है। और ये पहली बार जब चेंबर का एम्प्टिंग हुआ था तो मुझे याद आ रहा है उस समय हम लोगों ने वो श्रीमती शांता शीला नायर, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर होती थी, और मैडम ने कहा था कि पहला पीट मैं खोलूंगी। और ये पीट तमिलनाडु में, वो तिरुचिरापल्ली की ही डीएम थी, वहीं से स्टार्ट की थी, और उन्होंने खुद पीट खोला था। तो उनका ये था कि आई वांट टू गिव दिस मैसेज कि आप इसको अगर खोलोगे तो ये सेफ है। तो ये मैं वही दिखा रहा था, ये जो पहला एम्प्टिंग हुआ था, ये माला लगा हुआ है कि इससे हम रिसोर्स निकाल रहे हैं और इसको हम खेतों में इस्तेमाल करेंगे। ये सब कुछ है, मणिपुर का है, नागालैंड का है, डिफरेंट सुपर स्ट्रक्चर्स है, और इसके पायलट्स हुए थे पूरे इंडिया में। एक और बड़ा अच्छा पायलट हुआ था कि यूज एंड गेट पेड। आप सुलभ में तो देखते हैं कि आप यूज करेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। ये तिरुचि करके मुसिरी में, तिरुचिरापल्ली में एक ब्लॉक है जहां का ये कम्युनिटी टॉयलेट है, इकोसैन कम्युनिटी कंपोस्ट टॉयलेट। यहाँ पर जो लोग आते हैं, इनफैक्ट उनको 1 महीना के बाद सर्टेन अमाउंट मिलता है, बिकॉज उनका यूरिन और फेकल मैटर किसान ले जाते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है, ये दुनिया का पहला टॉयलेट है जहां के आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको कुछ पैसा मिलेगा। मुझे अभी का पता नहीं है, लेकिन उस समय 25 पैसा पर डे एक आदमी का था जो इस्तेमाल करते थे वहां। तो इकोसैन कम्युनिटी टॉयलेट, यूज एंड गेट पेड। इसी में और भी वर्जन्स हैं इकोलॉजिकल सैनिटेशन का, जैसे मैंने 3 कंपार्टमेंट सिस्टम बताया, उससे मिलता जुलता अपने देश में भी और दूसरे देश के भी कई सिस्टम्स हैं, जैसे कंपोस्टेरा कम्युनिटी टॉयलेट है। तो ये सबका कंसेप्ट यही है कि नथिंग इज वेस्ट, हमें इस फेकल पूरे साइकिल को, लूप को बंद करना है। ये देखिए पटना में भी हमने प्रयास किया था और कुछ डेमोन्स्ट्रेशन साइट क्रिएट किए गए थे जहां की वाटरलेस यूरिनल्स का पायलट हुआ था,
वहाँ तरु मित्रा करके एक एनजीओ है, तो उस एनजीओ में हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया था कि आप करिए, यहाँ बच्चे आते हैं वो देखेंगे तो फिर वो इसको प्रमोट करेंगे। ये तमिलनाडु का ये स्कूल है, स्कूल में भी तमिलनाडु में स्कूल में भी इकोसैन टॉयलेट्स उस दौर में काफी बने थे। ये पर्टिकुलरली मैं दिखाना चाहता था, ये बीजिंग फॉरेस्ट पार्क है, बीजिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्क है जो कि ओलंपिक के पहले बना था। तो इस प्रोजेक्ट से मैं जुड़ा हुआ था। तो ये पूरा पार्क में जितने भी टॉयलेट्स हैं वो सब यूरिन डाइवर्सन टॉयलेट है, यूरिन डाइवर्सन सैनिटेशन है बीजिंग फॉरेस्ट पार्क में। ये तो आप देख रहे होइएगा कि वहां यहाँ पर दो ही है, यूरिन कलेक्शन का है एंड यहाँ पर फेकल डिस्चार्ज का है, तीसरा नहीं है। तो मैं वो बता दूं वो क्यों नहीं है, क्योंकि वहां के लोग वॉश करते नहीं है, वो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा इसकी वजह से, क्योंकि हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो हमको तीसरा चेंबर रखना पड़ता है वॉशिंग वाटर के लिए। लेकिन अगर आप पूरे दुनिया को देखेंगे, अगर आप, हम लोग सैनिटेशन के भाषा में इसको कहते हैं वॉशर्स एंड वाइपर्स। तो पूरी दुनिया में करीब करीब साउथ एशिया को छोड़ के सारे के सारे लोग वाइपर्स हैं। वो कोई ना कोई गांव में या तो कुछ पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं या कागज का करते हैं, शहरों में टिश्यू पेपर का करते हैं। साउथ एशिया में ही वॉशिंग बहुत प्रेवलेंट है, पानी का इस्तेमाल क्लिनसिंग में हम ही करते हैं। तो इसलिए हमें तीसरे को लाना है। तो वहां पर कमोड भी, जो चाइना में जो कमोड्स भी बने हुए हैं, उस कमोड को ऐसा बनाया हुआ है कि यूरिन अलग कलेक्ट होता है, पाइपिंग सिस्टम है, पाइप से यूरिन जाके अलग जमा हो जाता है। ये अब है। अब आप जब इसके वैल्यू को देखिए तो एक तो आप इसको वेस्ट कर रहे हैं, इनएक्सपेंसिव है, इसको एविडेंट हर आदमी ही फर्टिलाइजर मेकिंग मशीन है, हर आदमी। और ये भी बड़ा अजीब है कि हर आदमी उतना एनपीके अपने एक्सक्रीटा से पैदा कर लेता है, एक नॉर्मल एडल्ट, जितना उसको अपने खाना के लिए चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट एनपीके का। तो अगर आप नेचर के हिसाब से देखिए तो नेचर ने यूरिन के लिए एक अलग रास्ता दिया है, जिससे यूरिन निकलता है, फेकल मैटर के लिए अलग दिया है, और इतना एक्सक्रीटा से एनपीके निकलता है कि वो अगर उसको ठीक से रिसाइकिल कर ले तो उसको खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक इफेक्टिव ऑर्गेनिक क्रॉप फर्टिलाइजर है। अब मैं इसके वैल्यू को बता रहा हूं कि अगर आप देखेंगे कि नॉर्मल एक आदमी, पहले जो कंसेप्ट था हमारे यहाँ कि फेकल मैटर इज कॉस्टली, रिसोर्सेज ज्यादा है, लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा जो एनपीके है वो नाइट्रोजन यूरिन में है। तो करीब करीब टोटल 4.6 से लेके 5 केजी तक एक आदमी एक साल में एनपीके प्रोड्यूस कर सकता है, जिसका 85% यूरिन से होता है। तो अगर हम फर्टिलाइजर की बात करते हैं, रिसाइकलिंग की बात करते हैं रिसोर्सेज के लिए, तो यूरिन गोल्ड है, यूरिन इज ए लिक्विड गोल्ड। और जितना ज्यादा हम यूरिन को रिसाइकिल करेंगे उतना ज्यादा हम क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में भी सपोर्ट करेंगे, और जो केमिकल फर्टिलाइजर पर जो हमारा डिपेंडेंट है वो भी कम होगा। हम फास्फोरस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूरिन से, हम यूरिन को पाउडर फॉर्म में ला सकते हैं। तो आज के दिन में नॉलेज एंड रिसर्च की कमी नहीं है कि किस तरीके से इसको बढ़ाया जाए। और जो आदमी जितना न्यूट्रिएंट रिच डाइट लेता है उसका यूरिन उतना ही पावरफुल होता है। हम लोगों ने एक सैंपल किया था जिसमें हम लोगों ने पाया कि कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहां के एडल्ट ने 10 से 12 केजी एनपीके पर ईयर प्रोड्यूस करने की क्षमता है। तो ये डिपेंड करता है कि वो उनका भोजन क्या है। अगर वो काफी प्रोटीन रिच है, न्यूट्रिएंट वाला फूड है, तो उस हिसाब से उनका एक्सक्रीटा भी काफी स्ट्रांग होगा। ये सब मैं दिखा रहा हूं कि ये सब रियल यूरिन हार्वेस्टिंग एप्लीकेशन है जो कि इंडिया में किया गया है। ये देखिए गोभी के खेत में, यहाँ बैगन में, और यूरिन कलेक्ट करके वहां ला के और इस्तेमाल किया गया है।
सेफ हाइजीनिक तरीके से किसान को तैयार करके स्कूलों में इकोसेंट टॉयलेट लगा के वहां से कलेक्शन करके फिर साइट पर उसको जमा करके और इन सब चीजों को इस्तेमाल किया गया है। ये हम लोगों ने एक नेशनल बनाना इंस्टीट्यूट है वहाँ त्रिची में, उनके साथ नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ बनाना के साथ एक पायलट किया था कि हम लोग केला में यूज करें इसको, यूरिन को। तो वहां आस पास में उस समय करीब करीब 1200 फैमिलीज थे जो कि इकोसेंट टॉयलेट यूज करते थे। तो वहां से यूरिन कलेक्ट होके आता था और यहाँ पर तो इसका एक विस्तृत पूरा मॉड्यूल बना हुआ है कि कब किस समय आपको यूरिन को यूज करना है। और आप देख सकते हैं ड्रिप इरिगेशन से यहाँ पर पूरा कंट्रोल पायलट 18 महीने किया गया था, जिसमें कि जो यूरिन से जिसको फर्टिलाइज किया गया था उसका टेस्ट भी अच्छा था और यील्ड भी नॉर्मल जो फर्टिलाइजर से किया गया था उससे 50% ज्यादा था। ये फिर मैं दिखा रहा हूं कि मैं चूंकि चाइनीज का जो स्केल होता है उसको मैच करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप देख सकते हैं ये यूरिन टैंकर्स है, ये वो बड़े बड़े उस समय बिल्डर्स को उन्होंने इंसेंटिव दिया था कि तुम अपने रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में अगर फीकल मैटर को रिसाइकिल नहीं कर सकते हो लेकिन ऐसा सिस्टम लगाओ कि कम से कम यूरिन कलेक्ट हो जाए। तो वो एक सेंट्रलाइज ग्राउंड चेंबर बनाते थे और हर फ्लैट से यूरिन पाइप के थ्रू फ्लैट में आ जाता था और सकर मशीन से वो टैंकर आता था और टैंकर यूरिन को लेके चला जाता था। और बहुत सारे ऐसे भी किसान थे, बहुत सारे ऐसे भी गांव थे जो कि ये यूरिन टैंकर को खरीद लेते थे। तो ये एप्लीकेशन सिस्टम है बीजिंग पार्क का। और एक बहुत बड़ा करीब 1400 मॉडर्न फ्लैट, 4 बेडरूम 3 बेडरूम और 2 बेडरूम का इनर मंगोलिया प्रोविंस है चाइना में, जहां एड्रॉस एक शहर है, वहां पर 1400 फ्लैट है जो कि कंप्लीटली इकोलॉजिकल सैनिटेशन को यूज करता है। और उनके पास भी अपना रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पास अपना टैंकर है और वो यूरिन को कलेक्ट करते हैं और यूरिन को अगल बगल के 20 गांव से उनका कॉन्ट्रैक्ट है, उसको यूरिन सप्लाई करते हैं। ये छोटे स्केल पर ये यूरिन कलेक्शन का ये आपको मैं ये अफ्रीका का दिखा रहा हूं, बुर्किना फासो का है। देखिए कैसे ये घर में दिए हुए हैं। वो 30 दिन का एक जार है, 30 दिन में जार भर जाता है और वो घर से कलेक्ट करते हैं और सर्टेन अमाउंट है जो हाउस होल्ड को देते हैं और फिर लाके उसको यूज करते हैं। और वो फार्म पर इस तरीके का वो बड़ा बड़ा यूरिन टैंकर रखे हुए जहां की यूरिन को लाके कलेक्ट करते हैं। यूरिन कलेक्शन एंड स्टोरेज और इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जैसा मैंने बताया कि बहुत इमेंस पोटेंशियल है। इसको एस्ट्रू वाइट नाम दिया गया है। इसको बाकी न्यूट्रिएंट से डाल के यूरिन को पाउडर फॉर्म में लाया गया है। एंड स्विट्जरलैंड की एक संस्था है जो वाटर एंड सैनिटेशन और इकोलॉजिकल सैनिटेशन में काम करती है, उन्होंने इस पर रिसर्च किया है और बाद में दिल्ली आईआईटी ने भी इस पर काम किया है कि कैसे हम यूरिन को कलेक्ट कर लें और उसको कलेक्ट करके पाउडर फॉर्म में कर दें और फर्टिलाइजर के रूप में इसको हम यूज कर सकते हैं। ये अपने ऊपर है, इसको हम इसमें ऐड कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स को, न्यू फर्टिलाइजर्स को, और जैसा जरूरत है उस तरीके का हम इससे फर्टिलाइजर बना सकते हैं। सबसे आसान जो मैं जब सबसे आसान ये है, ये दुनिया का सबसे सस्ता चीपेस्ट वाटरलेस यूरिनल है। ये 20 रुपया में ये कंटेनर मिलता है और ये 10 रुपया में वो तिकोनिया और एक प्लास्टिक का बॉल है। ये 35 रुपया का ये सामग्री है और टीन से घेरा हुआ है, जिसको कि इस्तेमाल करना है। वो इसे बॉल इसलिए दिया हुआ है कि यूरिन जब हम करते हैं तो उसमें अमोनिया होता है, उसको निकलने नहीं देना है, उसमें मेन न्यूट्रिएंट्स है। तो जब यूरिनेट कर देते हैं तो बॉल उसको भर देता है और ये जब भर जाएगा तो उसको बंद कर दीजिए, दूसरा लगा दीजिए और दूसरा जो आसपास में फार्मर्स कोऑपरेटिव हैं वो इसको ले जाएगा। तो इसमें किसी भी तरीके का कोई महक नहीं है। और अभी तमिलनाडु में
फंक्शनल भी है, बट ये मॉडल समहाउ अफ्रीका में काफी ज्यादा, बुर्किना फासो, घाना, नाइजीरिया में काफी कॉमन हो गया है, और काफी लोग वहां पर अब इसको वाटरलेस यूरिनल को यूज कर रहे हैं, और जो यूरिन निकल रहा है उसको अपने खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसको हम लोग अपने भाषा में, सैनिटेशन के भाषा में थर्ड रेवोल्यूशन बोलते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो हम खाद्यान्न पर हमारी निर्भरता सुनिश्चित हुई, फिर व्हाइट रेवोल्यूशन आया जब दूध पानी हुआ, और तीसरा है लिक्विड गोल्ड, येलो रेवोल्यूशन आएगा। तो ये जो वेस्ट कर रहे हैं आप अगर आप सीधा जोड़ेंगे 130 करोड़ लोगों का 5 kg NPK को पर ईयर से, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा नंबर है जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे पास आज के दिन में फुल फ्लेजेड 25 साल का स्ट्रॉन्ग रिसर्च है जिसको यूज कर रहे हैं। अब अंतर कहां आ रहा है कि, अच्छा, दूसरा मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारे पास अल्टीमेटली कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अर्बन क्षेत्र में मिडिल क्लास या हाई मिडिल क्लास फैमिली जहां रहती है वहां तो सैनिटेशन सिस्टम है, लेकिन आज 2023 में भी हालत क्या है, सिर्फ 24% हाउस होल्ड को सेंट्रलाइज सीवरेज सिस्टम से जोड़ा गया है और उसका सही ट्रीटमेंट हो रहा है। अभी भी 76% सीवेज अनट्रीटेड जा रहा है। तो इकोलॉजिकल सैनिटेशन तो रूरल एरिया में तो है ही, आप अर्बन एरिया में भी आप लोड कम कर सकते हैं। अगर आप खाली यूरिन को ही हटा दे रहे हैं तो एनर्जी का कंजम्पशन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में 50% से नीचे हो जाता है अगर यूरिन को हम हटा दें फीकल मैटर से। तो जर्मनी में अब कुछ म्युनिसिपैलिटीज हैं जो कि अब ट्रेडिशनल जो उनका सीवरेज सिस्टम है, नाउ दे आर कन्वर्टिंग इनटू द इकोलॉजिकल सिस्टम्स। तो उसमें उनको एक चैलेंजेज आ रहा है कि जो ओरिजिनल जो सीवरेज सिस्टम का डिजाइन होता है सिविल इंजीनियरिंग में, उसमें फ्लश भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लश के पानी से सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी मिलता है पानी को। तो अब उसको नहीं होने से वो बह नहीं पा रहा था। तो वहां पर उन लोगों ने उसका उपाय निकाला है कि अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके जगह जगह में अपने ट्रेडिशनल सीवर सिस्टम को वो सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी वो पानी से दे रहे हैं जिससे कि वो उसको नीचे ले आए। तो इमेंस पोटेंशियल है इकोलॉजिकल सैनिटेशन में, और मुझे लगता है कि अब जिस तरीके से ग्रीन हम कर रहे हैं, अब एक समय आ गया है कि अब इसको भी ग्रीन सैनिटेशन की तरफ हम लोग ले जाएं। चाइना में अब ऑलमोस्ट रूरल एरिया में लोगों ने हाइजीनिक इकोलॉजिकल सैनिटेशन का उपाय कर लिया है, अब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने खेतों में ले जा रहे हैं। हमारे यहाँ तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली वाला एरिया थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन यहाँ जैसा मैंने बताया कि एक जो कंपोनेंट, चूंकि हम वासर कम्युनिटी हैं, जो वो थोड़ा सा सिस्टम को कॉम्प्लेक्स कर देता है। चाइना, साउथ कोरिया, जापान में चूंकि उनको वॉशिंग वाला नहीं है, वाइपर्स हैं, तो थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन जब हम रिसोर्स की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, तो अगर हम अभी फेकल मैटर को न भी करें तो हम आसानी से यूरिन का रिसाइकलिंग कर सकते हैं। अर्बन हाउसेज में हम वाटरलेस यूरिनल को यूज कर सकते हैं, अपने किचन गार्डन में या यूरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये परफेक्टली सेफ है। ट्रेमेंडस मटेरियल अवेलेबल है इसके रिसर्च पर पिछले 25-30 साल का। अभी 3 जो मेजर थिंक टैंक हैं वर्ल्ड के, वो इकोलॉजिकल सैनिटेशन पर काम कर रही है। बहुत बढ़िया, बहुत ही यूनिक डिस्कशन था आज का। आई डोंट थिंक many of us had known about it. So now the forum is open. Any comments, any questions? So Mr. Rakesh, Mr. Rakesh Vajpayee has Prakash ji, firstly, I want to say that this was an area I don't think, at least I was any bit aware. And this session has been quite an eye-opener.
something that we take for granted, but how important it is and how ignorant we are. I think it comes out very clearly from your talk. I have just two small questions for you. हाँ, One is that, especially in the urban areas, I हाँ, think the awareness level is obviously very low. I mean, if, instead of, apart from what you mentioned, simply the waste segregation yes, itself is not happening, and in the urban municipalities, etc. And that is also creating so much of load in terms of the waste disposal system and all of that. And secondly, on this sanitation part, I think the most important thing is awareness. And people get conditioned. If you talk to adults, they are conditioned to doing things in a certain way. But isn't there something that can be done at a school level, or at least at the, when people are young, at that level, if we bring that level of awareness, maybe the things will become different after a generation or two? Thank you. no, you said very rightly. Actually, for sanitation also, the awareness campaign, the first focal point was actually the children in the school. तो आप जो अभी ये जो हम देख रहे हैं ODF प्लस 70% प्लस जो ODF गांव हो गए हैं, इनफैक्ट बच्चों के लिए, और इसके डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हैं कि जब बच्चे घर जाने लगे, जब उनको ये पता चला, उनको जब फेकल डायग्राम दिखाया गया, जब एफ डायग्राम दिखाया गया, तो वो जाके डिमांड करने लगे अपने फैमिली में कि तुम अपने घर में अपने पेरेंट्स को कि आप टॉयलेट बनाइए। लेकिन मैं जैसा आपने कहा कि समहाउ एक सप्लाई ड्रिवन अप्रोच में क्या होता है कि एक सर्टेन नंबर्स आ जाता है तो फिर हम छोड़ देते हैं। हम उस समय भी भारत सरकार में कहते थे कि ये नंबर जो मोमेंटम मिला हुआ है 14 के बाद, खैर हम लोग हमेशा चाहते थे कि टॉप लीडरशिप करे, तो हु एल्स, मोदी जी ही ब्रांड एम्बेसडर थे ODF के। लेकिन आप देखे होइएगा कि 2019 के बाद वो प्रायोरिटी शिफ्ट कर गई। एक नंबर जो था 70 प्लस का एक टारगेट था, 70% जो हम अचीव कर लिए, तो अब क्या हो रहा है कि अब फिर अगर दोबारा कुछ, इसमें सबसे खराब क्या होता है कि एक बार अगर आप किसी कम्युनिटी को ट्रिगर कर दिए और फिर कुछ उससे नहीं कराए तो दोबारा वो आपकी बात नहीं सुनेगा। तो दोबारा फिर अगर हमको इसको जो जोड़ने का काम करना है, फिर वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो यस, और दूसरा ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, यू सेड इट राइटली कि एक्चुअली हम लोग के पास वो ब्रिटिश बैगेज है। हम जो माइंडसेट में मुझे अभी भी याद आ जाता है गांव के कितने मुखियों का कि अरे आप तो फ्लश वाला में करते हैं और हमको कहते हैं कि पीठ साफ करें। तो समवेयर ऑफ द बैक ऑफ आवर माइंड वी हैव ए टेंडेंसी टू फ्लश एंड फॉरगेट। तो इसीलिए एक कार्यक्रम था अर्बन एरिया में, मैं कुछ दिन अर्बन सैनिटेशन से भी जुड़ा हुआ था, तो मैंने शांता शिला नायर मैडम को कहा था कि मैडम एक बार सारे सेक्रेटरीज को बुलाइए तो हम उनको थोड़ा पीछे का दिखाते हैं कि फ्लश एंड फॉरगेट क्या होता है। तो जब वो देखे जाके तो कहे कि भाई ऐसे सिचुएशन है। तो सवाल वही है कि वी हैव टू चेंज दिस, जो माइंडसेट है फ्लश एंड फॉरगेट का, उसको हमको चेंज करना होगा। और आप सही बोले हैं कि अभी तो वही नहीं हो रहा है, तो दूसरा पाइपिंग सिस्टम क्या होगा। लेकिन दिस इज वन थिंग कि अवेयरनेस अगर बढ़े तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अपने नीड के लिए अपने अपार्टमेंट्स में एक वाटरलेस यूरिनल का प्रोविजन करके उसको आराम से रिसाइकिल कर सकता है। तो थोड़ा विल का जरूरत है, थोड़ा इसका जरूरत है, क्योंकि ये सैनिटेशन जो लिगेसी हम लोगों ने लिया है वो यूरोपियन लिगेसी लिया है, जिसका कि हम लोग परिणाम भुगत रहे हैं। और मैं आपको बता दूं एक चीज कि हम तो अपने लाइफ टाइम क्या, हम एक दो जनरेशन भी नहीं देख पा रहे हैं कि इंडिया में 100% सीवेज ट्रीटमेंट के पहुंच पाएंगे हम लोग, क्योंकि 1 किलोमीटर और 72% सीवेज ट्रीटमेंट करने के लिए जो 3,40,000 करोड़ रुपया चाहिए, उसमें इट विल टेक सम ऑफ टाइम। तो अभी ये अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है, और अभी एक क्लाइमेट चेंज का भी है, सब जगह ग्रीन कर रहे हैं, तो इसको हम लोग फोकस करके बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हर आदमी, मैं अपनी बात बताता हूं, मैं अभी फ्लश टॉयलेट यूज करता हूं, लेकिन करीब 17 साल हो गया है मैं अपने घर में यूरिन करने के बाद फ्लश नहीं करता हूं। तो आई एम सेविंग
40 लीटर वाटर पर डे, दैट मीन्स 1200 लीटर पानी हर रोज बचा रहे हैं। थोड़ा सा ऑर्डर का इशू है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, तो हर एक आदमी आज के दिन में 12,000 लीटर प्योर ड्रिंकिंग वाटर को बचा सकता है खाली यूरिन से। और एक आदत हो गया है, यूरिन करने गए दबा दिए। तो धीरे धीरे मेरा ये कहना है कि पूरा आइडियलिस्टिक ना होके, there are scopes in which every individual can contribute towards ecological sanitation. Very true. In fact, Prakash, I just wanted to add something here. मैं अपना अनुभव एक बता रहा हूँ. हम लोग जामनगर में पोस्टेड थे और वहाँ पानी की बहुत कमी थी, बहुत ही ज्यादा कमी थी. इनफैक्ट ईयर 2000 की बात है कि जो पानी आता भी था वो कटसी, वो रिलायंस रिफाइनरी एक जगह वहां से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर है, मोती खावड़ी, वहां पे रिलायंस की रिफाइनरी है जामनगर के पास. तो वहां से उनका पहला लार्ज स्केल आरओ प्लांट लगा था जो कि सी वाटर से पानी, वो कुछ इजरायली टेक्नोलॉजी लगा के वो करते थे. एंड दे वेरी काइंडली कंसेंटेड टू सप्लाई सम वाटर टू अस इन एयरफोर्स. अब वो जो पानी आता था कई बार टैंकर से आके ओवरहेड टैंक, तो हम लोगों ने मेस में जो टॉयलेट्स थे, और आपको पता है कि मिलिट्री एरिया में तो रम की बोतल सब जगह मिल जाती है, तो हम लोगों ने क्या करवाया था कि फ्लश टैंक के अंदर बोतल में पानी भर के रखवा दिया था, सो दैट फ्लश टैंक का वॉल्यूम कम हो जाए, और जो वाटर फ्लश होता है, एक्चुअली यू डोंट नीड दैट मच ऑफ वाटर टू फ्लश. तो इस तरह से हम लोग मतलब पानी को सेव करते थे, बिकॉज वी हैड नो ऑप्शन. हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं, वी हैड टू कंजर्व वाटर. हमारे पास लिमिटेड पानी का सप्लाई था, और मेसेज में तो हाइजीन मेंटेन करना ही होता था. एयरमैन के मेस तो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, तो ये सब कुछ इंजीनियर्स तरीके हम लोग यूज करते थे. बट अभी आपने जो बताया तो उससे पता चला कि हाँ ये पॉसिबल है. Without using water, you can do that. You can use urinals. नहीं, दूसरा ये भी है कि हम प्रेशर नहीं डालते हैं बिल्डर्स पर. देखिए, मिनी फ्लश और मेजर फ्लश का सिस्टम आ गया, थोड़ा सा दाम में 200-250 का अंतर है. तो अगर हम ये प्रेशर डालने लगे, ठीक है, अगर हम यूरिन कर रहे हैं तो कम से कम 2 ही लीटर तो फ्लश होगा. तो उसको यूज, तो मेरा ये कहना है कि एक बार नहीं करके, बट हर आदमी के लिए there are certain things that one can start. Yes. In fact, the thing which you mentioned about waterless urinal, I think I had seen it in 2009-10 for the first time in IIT Delhi. IIT Delhi के academic blocks में जो urinals लगे थे उस टाइम पे, सबको कन्वर्ट किया गया था waterless. वो एक्चुअली हमारा ही पायलट था आशुतोष, जब मैं यूनिसेफ में था. और आईआईटी दिल्ली में हम लोगों ने इकोलॉजिकल सैनिटेशन रिसोर्स सेंटर का नोड बनाया था. तो तुम 2 जगह देखे होंगे, एक वहां भी था और एक टीचिंग ब्लॉक के सामने मेकशिफ्ट टॉयलेट बना था. हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में देखा. तो वो रिसर्च के लिए बना था कि उसको, और वहां पर हम लोगों ने फिर उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी ये किया था. तो 3 नोड बने थे, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बैंगलोर, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर. तो आईआईटी कानपुर में तो डॉक्टर विनोद तारे काफी आगे ले गए थे इकोलॉजिकल सैनिटेशन को. लेकिन अभी थोड़ा सा फिर ठंडा पड़ा हुआ है, और अब नीति आयोग अब एक बार पुश कर रही है ग्रीन सैनिटेशन के लिए. तो आई गेस कि आने वाले समय में बाकी ग्रीन के साथ इस पर भी एक बड़ा काम होगा. वेरी नाइस. और ये ओडीएफ का जो कंसेप्ट था, ये हम लोग 2008 में लाए थे, और उसी के बाद 2009-10 में भारत सरकार ने ये ओडीएफ प्लस कंसेप्ट को पूरे इंडिया में लागू किया था. Yes. And I think you mentioned one statistics to me when we met. I think हम 2010 में मिले थे या 11 में मिले थे. तो यू गेव सम स्टैटिस्टिक्स की किसी गांव में आपने, पूर्णिया में या कहीं पे आपने किसी गांव में ये किया था पायलट प्रोजेक्ट, जहाँ पे आपने ओडीएफ कराया विलेज में और पूरा डाटा कलेक्ट किया कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है वो कितना ड्रॉप हुआ.
हाँ। काफी you gave some precise data also. तो वही मैं बताना चाह रहा था कि आज के दिन में जब 150 के ऊपर था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो 1947 में, वो अभी गिर के 27-28 आ गया है। हम्म, और मेटरनल मोर्टेलिटी भी 100 के नीचे आ गया है, जो 2000-2200 हुआ करता था। तो इसका मेरा कहना यही था कि एक तो ओवरऑल हमारी अंडरस्टैंडिंग में कमी थी कि हम सैनिटेशन को समझ नहीं पाए, सैनिटेशन को अलग देखते थे, बट एक्चुअली सैनिटेशन इंटीग्रेटेड था वाटर से और हाइजीन से, सबके साथ, इन्वायरमेंट के साथ। और दूसरा जो था, जब मैं गांव जाता था तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे घटना याद आ गई कि एक हमारा एक मिथ था, एक सिविलाइजेशनल मिथ था कि गंगा जी में, अब नदी सब में बहुत पावर है, कतरो गंदा कर दे भूत। तो सही। पीपुल वेयर वो टट्टी करके धो न लीजिए, गंगा जी सब ठीक कर देती। तो दैट वाज समथिंग बैक ऑफ द माइंड। तो उसमें बड़ा टाइम लगा लोगों को समझाने में कि भाई गंगा जी इसको नहीं ट्रीट करेंगी, आप गंगा जी में मत गिराइए इसको। एब्सोल्युटली ट्रू। डॉक्टर झा आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सर, आपको अनम्यूट करना होगा। Just a comment on Prakash ji's presentation. It's entirely a new domain for all of us, I believe, and quite educating. Just a comment from a student of medical science. Prakash ji, MMR और infant IMR कम हुआ है, काफी कम. As you said, the recent data says that the infant mortality rate is around 25 now. But this has not happened only because of sanitation, hygiene, and prevention of ODF जो आप कह रहे थे. There are other factors. And better antenatal care, safe deliveries, institutional deliveries, many things. These are multifactorial. But the most important is what you have conveyed through your talk this evening. That we were able to somehow pass this message to a large population, that this is the way you can bring down maternal mortality rate, you can bring down infant mortality rate, and then the medical aspect that child dying immediately or within a few days or within a month of birth is a colossal tragedy, at least for the mother who bears the child for 9 months. And for poor families, this is a big burden. So to prevent that happening, many factors have contributed. The most important is this improved sanitation, water and hygiene. Yes. I fully agree with you, Dr. Saab. That's why I was telling कि ये जो इनविजिबल पार्ट था कि जो सैनिटेशन को इम्प्रूव करेंगे, so that was missing somehow. So I fully agree with you. Because इसमें आप तो जानते ही होंगे वो जो हाइजीन का जो वो एक वियना का एग्जांपल था वो डॉक्टर का, जिसमें वो ग्लव्स लगाने का हुआ था, वो भी हाइजीन से निकल के आ रहा था. तो I fully agree with you. Thank you. Any other points? My comment doesn't take anything away from Prakashji's presentation. नहीं. It is only adding to it. Yes, yes. From a student of medical science. Yes, sir. Yes, sir. Great. We need not use such adjectives in our group. In fact, Dr. Sirish Chaudhary is very much against it. Outstanding, awesome, there are certain terms. But then really impressive, this evening's presentation. And this is a domain with which we were not familiar, not at all. हम लोगों का एक सब्जेक्ट होता है आशुतोष, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, प्रकाश जी जान ही रहे होंगे. उसमें ये सब पढ़ना पड़ता है. And incidentally, I have an honors in that subject. Wow. And I was ridiculed by colleagues कि इसको तो पैखाना पेशाब का मैनेजमेंट और टॉयलेट कैसे इससे ऊपर जाएगा नहीं. That I became an orthopedic surgeon and did well in other subjects. It's a different matter. लेकिन PSM को बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता था. होना ये चाहिए था कि that should have been, and even now that should be an important
area, in fact, the most important area, preventive and social medicine. आपने काफी अच्छी बात की, और मैं इसी में बताना चाह रहा हूं कि एक समय था इंडिया में कि हम लोग ये फीकल मैटर, टट्टी, पेशाब की बात ही नहीं करते थे. व्हेन यू गो टू बिग मीटिंग्स ना, तो वो लुहावने वर्ड यूज करते थे. तो आप जब लुहावने वर्ड यूज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता है. ये तो धीरे धीरे जब 99 में टोटल सैनिटेशन कैंपेन आया, तब लोग इस्तेमाल करना शुरू किए डायरेक्टली कि कहाँ प्रॉब्लम है. नहीं तो बाहर से एक्सपर्ट्स आते थे और वो खूब बढ़िया से वो बता के वो चले गए. पीपल वे आर अफ्रेड कि अरे अब क्या फेकल मैटर का क्या बात करेंगे इस मीटिंग में. And then the mini toilets, they're so important. We are using the flush, which in one flush we are wasting or consuming or using 6 liters of water. Yes. Now we are down to 2 liters per flush. That in itself is a quantum. डॉक्टर साहब, जब मैं यही कह रहा था, यही एक्चुअली मैं बताता हूं कि हम लोग प्रॉब्लम को मैग्नीफाई कर दे रहे हैं. देखिए, एक एडल्ट 125 से 150 ग्राम फेकल मैटर डिस्चार्ज करता है एक दिन में, और 1 लीटर से 2 लीटर के बीच यूरिन करता है. तो इसका देखिए इकोलॉजिकल सेंटेंस का बेनिफिट कहाँ है. हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है. तो अब वो 150 ग्राम में 2 लीटर और यूरिन जोड़ दे रहे हैं, 12 लीटर पानी जोड़ दे रहे हैं. हम कर रहे हैं कि 100 ग्राम जहर को, पैथोजेन को बना दे रहे हैं 10 लीटर में. तो द आइडिया इज कि कैसे उसको वहीं रिड्यूस कर दे उस क्वांटिटी को कि आपको आगे नहीं जाए. तो सबसे बड़ा एडवांटेज इस सिस्टम का यही है कि जो पैथोजेन कंटेनिंग क्वांटिटी है फेकल मैटर का, उसको कैसे हम इजाद करें कि उसको कंटेन कर ले, न कि उसके क्वांटिटी को बढ़ा दे. जैसे अब ऐसे देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात ये, अच्छा सॉरी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब हम खेतों में जाते थे, हाँ, तो लोटा में 6 लीटर पानी लेके तो नहीं जाते थे. बिल्कुल हाँ, बिल्कुल. ये भी ध्यान में रखने की हाँ, बात है. हाँ. और यहाँ अब गांव में भी अब वो पिट टॉयलेट है पाठक जी वाला, और उसमें आप देखिए तो वो फ्लश लगा दिया है. और वो फ्लश लगाने से क्या हो रहा है कि वो 1 महीना में वो पिट लैट्रिन बजा रहा है. तो हम इसको ऐसे देखते हैं कि एक आदमी 50 से 75 केजी साल भर में फेकल मैटर डिस्चार्ज करता है, और करीब करीब 500 लीटर यूरिन. तो 500 प्लस 50 550 अब 15,000 लीटर उसमें फ्लश जोड़ देता है. तो 15,550 लीटर को तो वो अपने जगह में ही कंटेमिनेट कर दे रहा है. सर, क्या अनिल दत्ता सर आपको अनम्यूट करना होगा अपने को. Yes. Prakash Kumar has forgotten an interesting part of rather I would say he has missed out on an interesting client which could use the EcoSan. I only remember a small episode. The Minister of Railway had conducted a program in which he had invited ideas for innovation. My presentation in this forum was on innovation only. And at that time, Prakash Kumar was in the depth of the eco-sanitation curve. And he used to tell me a lot of things about it. So I got, I connected 2 problems. All of you travel by train, or must have traveled, or maybe occasionally traveling even now. Board a train at the starting station. And sometimes from the starting station itself, and sometimes within half an hour, if your seat or your place happens to be closer to the toilet, whether it is first AC, it is second AC, it is second sleeper, you will start enjoying the ammonia coming out of the toilet. And ammonia comes out of the urine that is splattered.
When I got deeper into it, I found a very interesting thing. It is because of the defective design. Not defective, a design which has become outdated now. In the British period, the toilets were designed for the trains with a flat metal surface, but people used to wear dhoti and used to urinate in the sitting position. So the splatter was not an issue. Now everybody wears a trouser, and the passengers urinate in standing position, and they urinate in a manner that the droplets splatter all over the place, and that is a cemented area. So the splatters go into the cement pore holes, and within 10 minutes, you will have nice ammonia odor coming out of every toilet, be it any class. IR has not been able to solve it. Thanks to his experience, I don't remember, but I remember I calculated the urine discharged by the passengers in 24 hours, and it ran into millions of liters. I will not talk about the fecal matter. That is a separate story. Today, thanks to the limited use, or I will say distorted use or partial use of technology, yes, compressed air systems have come. So you have compressed air toilets like aircraft, and you will hear the railway ministry claiming that, oh, we have toilets like the aircraft. There is air suction. Some water also comes out, but water is very little. Now, the problem started that the urine and the fecal matter, along with the water which was falling on the track, was corroding the rails, and rail corrosion was a major problem. So somebody applied his mind, and then they decided, no, we will put boxes under the toilet. So these days you have boxes under the toilets. It is not thrown on the tracks. So obviously now you have a problem of collection of that mix of urine, fecal matter, water, everything in one, plus you do flush. So all that has to be collected, and this involves huge logistic. And we had calculated the financial benefits. It only required the design of the toilets to be changed so that people are compelled to urinate in the standing position in the urinal pots with a ammonia trap, and practically no use of water, because the urine goes in the trap and the trap closes and it doesn't come in contact with air, so there is no ammonia. But this was not a very jazzy or not a very flashy innovation idea. So naturally it did not get accepted. So we need, actually the basic problem is we need people in the policy level or in the governance level to buy this idea. There are no buyers at the moment. I wish, the only seller that we have in the country, he somehow buys this idea, because then once he sells it, everybody will believe it. Otherwise, nobody will believe it. That is why, the discontinuity that has come, and railways are one place which has the capability of transforming the use of EcoSan, because more people travel by trains. They will realize that, oh, this is a lovely idea. This is a waterless urinal, and the urine is used. The railway is earning so many million rupees out of this. But unless we have a good purchaser of idea, good ideas get lost. And that is perhaps what has happened to eco-sanitation. True, sir. Prakash has forgotten that data. Yes. We made a presentation and we sent it. I was in the ministry. I gave it to the people who were managing the conference, the show. Yes, sir. Thank you. Any other points, any queries from anyone? So I think we have reached almost towards the end. But before we close the call, one more point, Prakash, just came to my mind, which you mentioned.
about that NPK, nitrogen, phosphorus, and potassium, which gets recycled into the system. It's a very good, important takeaway from this talk. It becomes something like part of the food cycle. Like Yes. the NPK that you discharge, you can reuse. Yes. It can be recycled into the system. So these are some of the things which are very, very important and very significant. Probably what we need is to market such kind of ideas. And as Datta sir said, we have to tackle it at the right level so that it gets marketed in the right way. It gets So- purchased and sold. Actually, Ashutosh, you are right. So, जिस समय ओपेंटिफिकेशन इतना रैम्पेंट था, तो उस that time we have an opportunity to move to a greener system immediately. But India में जिस हिसाब से डेवलपमेंट होता है, we go incrementally step by. So इसका भी टाइम आएगा. So this was little bit, the idea is little bit ahead. Now there are many industry, many company. पहले मैं जो पहला मुझे याद है हिंदुस्तान सैनिटरी वाले से, मतलब कितनी बार मैंने उसको रिक्वेस्ट किया था कि यार पहला एक तो बनाओ वाटरलेस यूरिनल. तो सर कौन लेगा. फिर मैं अहमदाबाद में जाके 3-4 मैन्युफैक्चरर को मैंने कहा कि सारा मैं माल ले लूंगा, तुम कम से कम बनाना तो शुरू करो. तो नाउ थोड़ा बढ़ा है नेटवर्क. बट सर जैसा बोले दत्ता साहब कि यस, मे बी इट विल क्लिक to someday to the person sitting at the top, and then, but it has to happen. You cannot leave that cycle closed. You have to close this loop on sanitation. Thank you, Prakash. It was really, it added value to the Learning Together group. It was actual learning today for many of us. So Thank you. Thank you so much. And we'll close the recording now and close the call. So thank you. And